हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज आपकी पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की पहली क्लास है। तो आपको पता होगा कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को 10 यूनिट में बांटा गया है। ठीक है, 10 यूनिट में डिवाइड है ये। तो इसी में आपकी सबसे पहली यूनिट 1 रिलेटेड है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी से। ठीक है, एक बार हम यूनिट 1 को देखते हैं। यूनिट 1 के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक हैं। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। ठीक है, इसमें आपकी 10 यूनिट हैं और यूनिट 1 रिलेटेड है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी से। ठीक है, तो आप देखिए कि पॉलिटिकल थ्योरीज में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं थ्योरी में यहाँ है आपका लिबरलिज्म मतलब उदारवाद। ठीक है, कंजर्वेटिज्म रूढ़िवाद, सोशलिज्म समाजवाद, मार्क्सवाद। ठीक है, फेमिनिज्म नारीवाद, इकोलॉजिज्म पर्यावरणवाद, मल्टीकल्चरलिज्म बहुसंस्कृतिवाद। ठीक है, पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये हैं आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी। ठीक है, यूनिट 1 में। और कुछ कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पर, जैसे कि लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप। तो ये आपका पूरा यूनिट 1 का सिलेबस है। तो पॉलिटिकल साइंस में हम सबसे पहले आपकी यूनिट 1 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है आपका उदारवाद। आज हम उदारवाद को समझेंगे और आज की ही क्लास में, इस क्लास में आपका उदारवाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, या तो ऐसा भी हम कर सकते थे कि उदारवाद पर हम 2-3 वीडियो बनाएं। ठीक है, एक वीडियो में कुछ हो, एक वीडियो में कुछ हो, लेकिन वो मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, तो एक टॉपिक हमारा एटलीस्ट कंप्लीट होना चाहिए ताकि हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ सके। ठीक है, तो हम ऐसा ही करेंगे। आपका हर एक टॉपिक सिर्फ एक वीडियो में कवर किया जाएगा, इसीलिए आपको क्लास को पूरा देखना है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक पॉलिटिकल साइंस के लिए एक न्यू रजिस्टर बनाइए। ठीक है, जिसमें आप अपने नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है, पेन कॉपी लेकर बैठिए और अपने नोट्स को लिखिए। ठीक है, उदारवाद टॉपिक डालिए डेली। इसी तरीके से आपके जो है 1 या 2 टॉपिक मैं कंप्लीट कराऊंगी पॉलिटिकल साइंस में। तो आपको जो है पेन कॉपी लेकर बैठना है और अपने हैंड नोट्स बनाने हैं। ठीक है, पीडीएफ हम आपको देंगे, लेकिन पीडीएफ के उसमें नहीं रहना है आपको कि पीडीएफ होगी तो ठीक है उसी पढ़ लेंगे। ठीक है, पीडीएफ, बुक और हैंड नोट्स बहुत डिफरेंट होता है फ्रेंड्स इन सब में। ठीक है, आपके जो आप नोट्स बनाते हैं अपने, ठीक है, वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करते हैं। आप देखना कि एग्जाम से एक दिन पहले आपके नोट्स काम आएंगे, ना कि कोई पीडीएफ या बुक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है उदारवाद, लिबरलिज्म। ठीक है, तो उदारवाद के जनक आपके जॉन लॉक को कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। उदारवाद के जनक किसको कहा जाता है? जॉन लॉक को। उदारवाद क्या है? जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं उदारवाद की, फिर और है आपका समाजवाद है, मार्क्सवाद है, नारीवाद है। ठीक है, आप एक चीज समझिए, जहां पर भी ये वाद इज्म, ठीक है, ये वर्ड जुड़ जाता है, वो क्या होती है? वो एक विचारधारा होती है। उदारवाद क्या है? आपकी एक विचारधारा है। ठीक है, दुनिया को देखने का एक नजरिया है उदारवाद। ठीक है, तो उदारवादी विचारधारा को आपको यहाँ पर समझना है। तो जैसे ही उदारवाद वर्ड आपके सामने आए, आपके सामने एक आपके मन में 4-5 चीजें हैं जो वो एकदम आना ही चाहिए। ठीक है, हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि उदारवाद क्या होता है। तो उदारवाद का नाम लेने के साथ आपके मन में आना चाहिए कि उदारवादी विचारधारा जो है, जो लोग उदारवादी होंगे वो व्यक्ति को प्राथमिक मानते हैं। ठीक है, वो समुदाय के स्थान पर व्यक्ति को प्राथमिक मानते हैं। ठीक है, और उदारवाद और क्या कहता है? उदारवाद बात करता है आपके लोकतंत्र की। ठीक है, जो लोकतंत्र का विचार है ये भी हमें उदारवादियों से ही मिला है। ठीक है, तो व्यक्ति को प्राथमिक मानता है उदारवाद, लोकतंत्र को बात करता है। ठीक है, और किसकी बात करता है उदारवाद? उदारवाद बात करता है न्याय की। ठीक है, उदारवाद बात करता है आपके अधिकारों की। तो ये चीजें जो हैं फ्रेंड्स, उदारवाद बात करता है स्वतंत्रता की। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो जैसे ही उदारवाद का नाम आपके सामने आए तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि जो भी उदारवादी होगा, ठीक है, जिसके भी उदारवादी विचार होंगे, वो समुदाय के स्थान पर व्यक्ति को प्राथमिक मानेगा। ठीक है, किसी भी तानाशाही शासन या राजा के शासन के स्थान पर लोकतंत्र को प्राथमिकता देगा। ठीक है, और उसके लिए एक उदारवादी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है व्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है,
व्यक्ति की स्वतंत्रता पर उदारवादी सबसे ज्यादा बल देते हैं, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, व्यक्ति के अधिकारों पर, ठीक है, अधिकारों पर सबसे ज्यादा बल देते हैं, न्याय की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आज आप जो अपने चारों तरफ जो सरकार देखते हैं, ठीक है, लोकतंत्र देखते हैं, अधिकारों की बात देखते हैं, स्वतंत्रता देखते हैं, ये सब किसकी देन है? ये सब उदारवादियों की देन है, ठीक है। उदारवादियों के ही विचारों के परिणाम स्वरूप हमें ये सारी चीजें मिली। एक चीज और है, एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना है यहाँ पर। उदारवादी बात करते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य की, ठीक है। पंथ निरपेक्ष राज्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स, पंथ निरपेक्ष राज्य होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। धर्म का जो है राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। धर्म क्या है? धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, ठीक है। आपको ये चीज यहाँ पर याद रखनी है। तो उदारवाद धर्म के स्थान पर किसकी बात करता है? पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करता है। अभी हम पूरी कहानी उदारवाद की देखेंगे, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको रफ कर देती हूँ, ये थोड़ा वो लग रहा है, ठीक है। तो अभी हम उदारवाद की पूरी कहानी देखने वाले हैं। ये तो मैंने आपके माइंड में एक आइडिया दे दिया कि बेसिकली उदारवाद है क्या, ठीक है, ताकि आपको पूरी कहानी उदारवाद की समझ में आ पाए, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, उदारवादी जो है आपका ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। उदारवाद 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे आप शास्त्रीय उदारवाद, इंग्लिश में क्लासिकल रियलिज्म, ठीक है। शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल रियलिज्म, और इसी को ही कहा जाता है नकारात्मक उदारवाद, जो सबसे पहले उदारवाद है आपका। इसके 3 नाम हैं, इन चीज को आप याद रखेंगे। हिंदी में शास्त्रीय उदारवाद, शास्त्रीय उदारवाद को ही क्या कहा जाता है? नकारात्मक उदारवाद। सबसे पहले नकारात्मक उदारवाद आपका आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिकल रियलिज्म, सॉरी क्लासिकल लिबरलिज्म, ठीक है। मैं रियलिज्म बोल रही थी, आई एम रियली सॉरी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्लासिकल लिबरलिज्म देखना है, ठीक है, शास्त्रीय उदारवाद। फिर दूसरे नंबर पर आपका आता है वेलफेयर स्टेट। आपने कल्याणकारी राज्य के बारे में काफी सुना होगा, ठीक है, आए दिन सुनते हैं हम। तो वेलफेयर स्टेट का आखिर विचार क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ठीक है। तो ये चीज आज हम समझने वाले हैं। जो आपका वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है दूसरे नंबर का, इसको बोलते हैं सकारात्मक उदारवाद, ठीक है। 3 प्रकार में बताई हूं ना। तो दूसरा क्या है आपका? सकारात्मक उदारवाद क्या होता है, ये हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तीसरा होता है फिर आपका वेलफेयर स्टेट या सकारात्मक उदारवाद के बाद उत्पत्ति होती है आपके नव उदारवाद की। आपने सुना होगा ना, न्यू लिबरलिज्म। तो नव उदारवाद आपका तीसरे नंबर पर आता है। और आज आप जितने भी दुनिया में देख रहे हैं ना, एलपीजी रिफॉर्म जो हुए हैं हमारे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, भूमंडलीकरण जो आप आज पूरे विश्व में देख रहे हैं, ये किसकी देन है? तो फ्रेंड्स, ये नव उदारवादी विचार की देन है, ठीक है। तो नव उदारवाद, तो इस तरीके से हमने देखा कि उदारवाद आपका 3 प्रकार का होता है, क्लासिकल लिबरलिज्म, वेलफेयर स्टेट, या फिर मॉडर्न लिबरलिज्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड है आपका न्यू लिबरलिज्म, नव उदारवाद, ठीक है। तो आपके मन में आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली उदारवाद क्या है, ठीक है। अब आपके लिए ये क्लास बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट इस पीडीएफ को पढ़ना शुरू करती तो आपको उतना समझ नहीं आता, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको शॉर्ट में, बहुत ही कंसाइज वे में आपको पूरा समझाया कि उदारवाद आखिर है क्या, ठीक है। तो अभी हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो आप समझिए उदारवादी विचारधारा का जन्म कैसे हुआ। सबसे पहले आपको ये समझना है, और कब से उदारवादी विचारधारा जो है ये बनी हुई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी चीज को पढ़िए, किसी भी काम को करिए, ठीक है, इतना मन लगाकर कीजिए, अपना फुल मन से उस काम को कीजिए, ठीक है, ताकि उस काम को आपको दोबारा ना करना पड़े। तो आज अगर आप उदारवाद पढ़ रहे हैं तो उदारवाद को ऐसे पढ़िए कि आपको दोबारा उदारवाद के लिए कहीं और ना जाना पड़े, ठीक है। और हमने पूरा एफर्ट किया है, पूरी मेहनत से इस क्लास को बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको उदारवाद से रिलेटेड जो पूरा आपका जो आज का कंटेंट होने वाला है ना, काफी रिच कंटेंट है, ठीक है। इस चीज को आप देखेंगे और समझ भी रहे होंगे, ठीक है। तो आज आपको ये क्लास पूरी देखनी है। हम क्लास की परवाह नहीं करेंगे, चाहे आपकी 1 आवर की हो या 1.5 आवर की हो, ठीक है, क्योंकि हमें उदारवाद का टॉपिक अपना कंप्लीट करना है अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है और 2 मंथ का टाइम हमारे पास है, ठीक है। लिमिटेड टाइम है जिसमें हमें अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उदारवादी जो विचारधारा है, इसका जो प्रभाव है वो 18वीं शताब्दी से विद्यमान है, ठीक है। तो और इसका जन्म कब होता है, आप देख सकते हैं कि उदारवादी विचारधारा के रूप में उदारवाद की जो शुरुआत है वो 16वीं और 17वीं शताब्दी में हुई, ठीक है।
तो 16वीं 17वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा की शुरुआत होती है और 18वीं शताब्दी से इसका प्रभाव फिर लगातार विद्यमान रहता है। ठीक है, आज हम काफी सारी बातें करने वाले हैं। देखिए, उदारवादी विचारधारा जो है ये गतिशील है। ठीक है, अपनी प्रकृति में कैसी है? गतिशील है और लचीली है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठोर है जैसे कि मार्क्सवादी हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहती हूँ मार्क्सवादी, तो आपके मन में क्या आता है? अगर आपने पढ़ा होगा पहले, तो आपको पता है कि मार्क्सवादी जो है हमेशा सिर्फ एक बात करते हैं। ठीक है, आप उनको कोई भी समस्या बताइए, वो कहेंगे कि ये पूंजीवाद के कारण है। ठीक है, पूंजीवाद को आप समाज से समाप्त कर दो, समस्या समाप्त हो जाएगी। तो वो हर समस्या का कारण सिर्फ पूंजीवाद को मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये कठोर हो गया, एकदम रिजिड हो गया। समझ रहे हैं? लेकिन उदारवादी विचारधारा क्या है? यह गतिशील है और लचीली है। इसका मतलब ये है कि उदारवादी विचारधारा समय के साथ, ठीक है, परिस्थितियों के अनुरूप खुद को बदल लेती है। अगर उसे लगता है कि कुछ कमी है तो ये अपने आप में चेंज कर लेती है। ठीक है, चलिए देखिए, 18वीं शताब्दी से इसका प्रभाव विद्यमान है जिसका निरंतर विकास हो रहा है। मैंने बताया ना आपको कि उदारवादी विचारधारा के 3 प्रकार हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म, देन आपका वेलफेयर स्टेट और मॉडर्न लिबरलिज्म, देन न्यू लिबरलिज्म। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका निरंतर विकास हो रहा है। देन उदारवादी विचारधारा रूढ़िवाद की विरोधी है। ठीक है, रूढ़िवाद की विरोधी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ये सिर्फ सबसे पहले जो इसके विचार थे उसी को ही मानकर बैठी हुई है। ठीक है, क्योंकि अपने आप में ये लगातार अपने आप को बदल रही है, इसीलिए ये रूढ़िवाद की विरोधी है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ उदारवाद की डेफिनेशंस हैं जो आपको और क्लियर करेंगी कि उदारवादी कैसा सोचते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, उदारवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे की पहचान है और व्यक्ति अपनी भलाई के लिए कार्य करता है। तो उदारवादी व्यक्ति का स्वभाव कैसा मानते हैं? उदारवादी मानते हैं कि व्यक्ति विवेकशील है, अच्छा है। ठीक है, वह अपना भला बुरा जानता है, इसीलिए उसको ज्यादा रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको स्वतंत्रता दी जाए। ठीक है, इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, आप देख सकते हैं बेंथम। ठीक है, बेंथम के अनुसार, तो जैसे ही आपके सामने किसी भी विचारक का नाम आता है, आप समझ जाना कि ये विचारक जो है उदारवादी है। ठीक है, ताकि आपको आगे चलकर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में इस चीज से काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर आप उदारवादी विचारधारा को समझते हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे कि कोई भी उदारवादी विचारक होगा वो क्या कहेगा ज्यादा से ज्यादा। क्या वो कभी स्वतंत्रता के अगेंस्ट जाएगा? क्या वो कभी अधिकारों के अगेंस्ट जाएगा? ऐसा हो सकता है कि वो लोकतंत्र की बात ना करे। तो अगर आपने उदारवादी विचारधारा को समझ लिया और मैं आपके सामने बहुत ही नया किसी भी थिंकर का नाम ले लूं, ठीक है, और बस आपसे ये बोल दूं कि ये उदारवादी है, तो आप मुझे एकदम बता सकते हैं कि मैम इसका जो विचार होंगे वो ये होंगे। ये विचारक जो है, थिंकर जो है उदारवादी, ये स्वतंत्रता की बात करेगा, अधिकारों की बात करेगा, लोकतंत्र की बात करेगा। ठीक है, व्यक्ति को प्राथमिकता देगा, क्योंकि हमने उदारवादी विचारधारा को समझ लिया। ठीक है, देखिए, बेंथम के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, तो ये बेंथम की डेफिनेशन है। मैं आपको बता दूं कि इन बेंथम की अपनी एक थ्योरी है उपयोगितावाद की। ठीक है, तो उपयोगितावाद की बेंथम की थ्योरी है जिसमें बेंथम ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके जेएस मिल। जेएस मिल काफी इंपॉर्टेंट है। जेएस मिल आपके उदारवादी विचारक हैं। ठीक है, जेएस मिल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने मन और शरीर का मालिक है, इसलिए व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए तो समूचे समाज की भलाई हो जाएगी। फ्रेंड्स, जेएस मिल जो है आपके, ये स्वतंत्रता को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये स्वतंत्रता के लिए इन्होंने काफी, इनकी थ्योरी है। जब हम वेस्टर्न थिंकर्स में आपके जेएस मिल को पढ़ेंगे ना, तब हम डिटेल में जेएस मिल की बात करेंगे। अभी बस यहाँ पर आप इनकी डेफिनेशन को देखिए। नेक्स्ट है आपके रॉबर्ट नोजिक। ठीक है, रॉबर्ट नोजिक जो है आपके, एक चीज और मैं बताती चलूँ आपको यहाँ पर, जेएस मिल के नाम से आप एक चीज और याद रखना, आज जो आप कल्याणकारी राज्य की बात सुनते हैं ना, वेलफेयर स्टेट की बात, कि कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य का विचार किसने दिया? ये आपका दिया था जेएस मिल ने। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य के एक तरीके से फादर, या मतलब आप कह सकते हैं कौन है? जेएस मिल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक जो है आपके, ये एक नव उदारवादी विचारक है। ठीक है, जो 3rd नंबर पर आता है। तो रॉबर्ट नोजिक नव उदारवादी विचारक है। इन्होंने क्या कहा? रॉबर्ट नोजिक ने कहा कि आत्मस्वामित्व का सिद्धांत, रॉबर्ट नोजिक ने आत्मस्वामित्व का सिद्धांत देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर व उसकी क्षमताओं का स्वामी है। ठीक है,
यहाँ पर आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है आपका जॉन रॉल्स, ठीक है, जॉन रॉल्स भी आपके उदारवादी विचारक हैं और देख सकते हैं आप जॉन रॉल्स ने किसकी बात की थी, इनकी क्या थ्योरी है, तो जस्टिस की इन्होंने अपनी थ्योरी दी है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए जॉन रॉल्स ने उदारवाद की इसी दार्शनिक मान्यता को व्यक्त करते हुए कहा कि सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कोटेशन जो है सेल्फ इज प्रायर टू इट्स एंड ये किसने दी है, तो किसने दी है ये जॉन रॉल्स ने दी है, ठीक है। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके बारबारा गुडविन। देखिए बारबारा गुडविन ने उदारवाद की यहाँ पर निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है। तो बारबारा गुडविन ने क्या विशेषताएं बताई हैं उदारवाद की, इससे आपको और क्लैरिटी मिलेंगी कि उदारवादी क्या चाहते हैं, ठीक है। देखिए इन्होंने कहा कि जो उदारवाद है, उदारवाद में व्यक्ति स्वतंत्र और तार्किक होता है। तो व्यक्ति को कैसा बता रहे हैं, ये स्वतंत्र और तार्किक, ठीक है। देखिए और फिर दूसरा कह रहे हैं कि सरकारें व्यक्तियों की सहमति एवं समझौते पर आधारित होती हैं, ठीक है। तो उदारवादी कह रहे हैं कि सरकारों को कौन बना रहा है, व्यक्ति बना रहा है ना, ठीक है, इसीलिए सरकारें व्यक्तियों की सहमति और समझौते पर आधारित होती है। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक व विधि के शासन की बात करते हैं, चयन की स्वतंत्रता जिसमें सरकार का चयन भी सम्मिलित है, अवसर की समानता की बात करते हैं उदारवादी, और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, ठीक है। तो ये उदारवाद की विशेषताएं हैं, इन चीजों को आप याद रखेंगे जो कि बारबारा गुडविन ने बताई थी, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं उदारवाद की पृष्ठभूमि को। तो उदारवाद की पृष्ठभूमि का क्या मतलब है, आखिर उदारवादी विचारधारा की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, क्या कारण थे। आप एक चीज समझिए यहाँ पर, जब कभी भी कोई भी विचारधारा का जन्म होता है ना, कोई भी विचारधारा, तो आप उसके संदर्भ में समझिए। संदर्भ का मतलब ये है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है उस टाइम की परिस्थिति क्या थी, ठीक है, उस टाइम का समाज कैसा था, ठीक है, उस टाइम का जो है राजनीति कैसी थी। तो ये चीज आप समझेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि यस इसी के अगेंस्ट में जो है इस विचारधारा का जन्म हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पर बात करें उदारवाद की उत्पत्ति की, तो हमें बात करनी होगी मध्यकाल के समाज की। आपको पता है ना, एक चीज और बता दूं, उदारवादी जो विचारधारा है इसका जन्म फ्रेंड्स यूरोप से होता है, ठीक है। इसका जन्म कहां से होता है, यूरोप से, 16वीं-17वीं शताब्दी में, ठीक है, जब आपका मध्यकाल चल रहा था। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मध्यकाल के समाज की, मिडिवल सोसाइटी की। तो आप समझिए उस टाइम पर जो फ्रेंड्स यूरोप था, यूरोप की क्या दशा थी, तो यूरोप में धर्म की प्रधानता हुआ करती थी, ठीक है। मध्यकाल के समाज में यूरोप में धर्म की प्रधानता थी, इट मीन्स कि धर्म प्रधान समाज था, ठीक है। और क्या था, राजनीति की बात करें तो राजनीति की बात करें राजा का शासन हुआ करता था, ठीक है, पोप का नियंत्रण हुआ करता था। पोप कौन होते थे, पोप आपके चर्च में होते थे, और उस टाइम पर जो है धर्म का काफी हस्तक्षेप था राजनीति में, ठीक है। तो पोप का काफी नियंत्रण हुआ करता था, इट मीन्स कि धर्म की प्रधानता थी, पोप का नियंत्रण था, राजा का शासन था, ठीक है। देन आर्थिक व्यवस्था कैसी थी उस टाइम की, तो आप देख सकते हैं आर्थिक व्यवस्था वणिकवादी सामंतवादी व्यवस्था थी, ठीक है, सामंतवादी व्यवस्था थी। नेक्स्ट समुदाय का महत्व उस टाइम पर प्राथमिक था मध्यकाल के यूरोप में, ठीक है, व्यक्ति से ज्यादा समुदाय को इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो हुआ क्या, उदारवादी विचारधारा जो है फ्रेंड्स, जो शास्त्रीय उदारवाद है आपका, सबसे पहले आपका कौन सा उदारवाद है, शास्त्रीय उदारवाद। तो शास्त्रीय उदारवाद का जन्म बेसिकली इन्हीं सबके अगेंस्ट में होता है। आप देखिए धर्म की प्रधानता थी, धर्म प्रधान समाज था, तो उदारवादियों ने क्या कहा कि नहीं, पंथ निरपेक्ष राज्य होना चाहिए, ठीक है। धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, राज्य कैसा होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, और राज्य के मामलों में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद राजा के शासन की जगह उन्होंने किस चीज की बात करी, लोकतंत्र की बात करी, कि राजा का शासन नहीं, तानाशाही नहीं चलेगी, बल्कि लोकतंत्र होगा, जनता का शासन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सामंतवादी व्यवस्था, ठीक है। तो सामंतवादी व्यवस्था इट मीन्स आर्थिक व्यवस्था। तो पूंजी जो आपके उदारवादी हैं वो कैसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं, उदारवादी आपकी बात करते हैं पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था की, ठीक है, अर्थव्यवस्था की। तो उदारवादियों का आर्थिक आधार क्या है, पूंजीवादी बाजारवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। उदारवादी समुदाय के स्थान पर किसको ज्यादा महत्व देते हैं, व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं, ठीक है। उदारवादियों के लिए व्यक्ति प्राथमिक है, ना कि समुदाय। तो आपको समझ आया कि उदारवादी विचारधारा की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। तो वो मध्यकाल के समाज जो था उस टाइम पर उसके अगेंस्ट में होती है। तो आप देख सकते हैं कि शास्त्रीय उदारवाद का आरंभ मध्यकालीन सामंतवादी राजतंत्र व पोपशाही व्यवस्था के विरोध में हुआ है, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पर याद रखेंगे।
चलिए आगे देखते हैं। देखिए, उदारवादी विचारधारा के उदय के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। तो अभी आपने देखा उस टाइम का समाज कैसा था, राजनीति कैसी थी, आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिए कि सडनली ऐसा क्या हुआ कि उदारवादी विचारधारा का जन्म हुआ। तो उदारवादी विचारधारा के जन्म के कारण क्या थे? तो आपको पता है कि उस टाइम में यूरोप में, इटली में स्पेशली, ठीक है, तो पुनर्जागरण आंदोलन का जन्म हो रहा था, ठीक है। तो पुनर्जागरण आंदोलन ने भी उदारवादी विचारधारा को काफी बल प्रदान किया। काफी सारे धर्म सुधार आंदोलन हो रहे थे, ठीक है, औद्योगिक वाणिज्यिक क्रांति हो रही थी, संचार साधनों का विकास हो रहा था, यूरोपीय समाज में मध्यम वर्ग का उदय हो रहा था। तो ये कारण थे उदारवाद की उत्पत्ति के लिए, जिसने उदारवाद को बल प्रदान किया, आधुनिकता को बल दिया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपकी, मैंने आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से बता दी है, अभी तक मैं आपको बार बार बता रही हूं। उदारवाद की मूल मान्यताएं क्या हैं? अब तो आप मुझे आई थिंक बता भी सकते हैं कि उदारवाद की मूल मान्यताएं क्या हैं। तो उदारवाद की मूल मान्यताएं क्या हैं? संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक सरकार। तो आपको पता है कि उदारवादी राजा के शासन के स्थान पर संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, उदारवादी विचारधारा के जनक जॉन लॉक हैं। इन्होंने पूर्ण सत्तावादी राज्य का खंडन करते हुए सीमित और संवैधानिक शासन का समर्थन किया है, ठीक है। जॉन लॉक ने पितृसत्तात्मक तथा दैवीय राज्य को अस्वीकार कर दिया और यह कहा कि सभी व्यक्ति पैदाइशी समान हैं, इसलिए सहमति के बिना कोई व्यक्ति किसी पर शासन नहीं कर सकता, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा। चलिए देखिए, उदारवादी विचारधारा द्वारा राजशाही, पोपशाही, सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया और पहली बार स्वतंत्रता व अधिकार व्यक्तियों के लिए उपलब्ध कराए गए। तो स्वतंत्रता और अधिकार के जो विचार है, ये किसने हमें दिए हैं? उदारवादियों ने, ठीक है। चलिए, और एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स, उदारवादियों के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार जो है बिल्कुल केंद्र में है, ठीक है, केंद्र बिंदु है। देखिए, उदारवादी विचारधारा का मूल आधार क्या है? संविधानवाद है, ठीक है। उदारवादी विचारधारा का मूल आधार संविधानवाद है, संविधान की बात करते हैं। तो जॉन लॉक ने संविधानवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा कि सरकार हस्तक्षेपवादी होगी। एक चीज समझिए, जो आपका शुरू में जो क्लासिकल लिबरलिज्म है, शास्त्रीय उदारवाद है, ठीक है, वो सीमित राज्य की बात करता है। कैसे राज्य की बात करता है? सीमित राज्य की, कि राज्य का ये बोलता है कि राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। क्यों ऐसा बोलते हैं उदारवादी? क्योंकि राज्य का हस्तक्षेप अगर व्यक्ति के जीवन में ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, ठीक है, वो खत्म हो रही है, व्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो रही है। और उदारवादियों को हमेशा डर है कि अगर राज्य ज्यादा हस्तक्षेप करने लगेगा ना, तो राज्य कैसा हो जाएगा? वो सर्वाधिकारवादी हो जाएगा, ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार जो है खत्म हो जाएंगे, ऐसा उदारवादियों का मानना है। तो आप देखिए क्या कह रहे हैं, जॉन लॉक ने संविधानवाद का प्रतिपादन करते हुए कहा कि सरकार हस्तक्षेपवादी होगी, इसलिए सरकार का कार्य पुलिस राज्य जैसा होगा और सरकार का दायित्व पुलिस व सेना बनाए रखना होगा। शेष क्षेत्र में व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो क्या कहा है उदारवादियों ने? राज्य का क्या कार्य बताया है? तो उदारवादियों ने राज्य का कार्य सिर्फ एक पुलिस स्टेट के रूप में कहा है, ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखना है, पुलिस स्टेट, काफी इंपॉर्टेंट है। तो उदारवादियों ने कहा कि राज्य पुलिस राज्य होगा, पुलिस स्टेट की तरह होगा, सिर्फ उसका काम क्या होगा? पुलिस व सेना बनाए रखना, ठीक है, और कोई काम राज्य नहीं करेगा। शेष क्षेत्र में व्यक्ति स्वतंत्र होगा। इसीलिए लोक, ठीक है, लोक ने कैसा? सीमित सरकार की बात करी, ठीक है, सीमित सरकार का समर्थन किया। चलिए देखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम समझ रहे हैं उदारवाद की मूल मान्यताएं क्या हैं, ठीक है। उदारवादियों का सामाजिक आधार क्या है, राजनीतिक आधार क्या है, आर्थिक आधार क्या है, नैतिक आधार क्या है, ठीक है। मैं ये चीज आपको कई बार बता चुकी हूं जब से क्लास स्टार्ट की है। आई होप कि आपको अब क्लैरिटी मिल रही होगी, ठीक है। तो अभी हमने देखा उदारवादियों का राजनीतिक आधार क्या है, संवैधानिक तथा लोकतांत्रिक सरकार की बात करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि उदारवादियों का आर्थिक आधार क्या है, तो आप देख सकते हैं उदारवादी बाजारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। इट मीन्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है। तो उदारवाद का आर्थिक आधार क्या है? पूंजीवाद है। और उदारवादियों ने कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। उदारवादी राज्य को बुराई, मतलब पूरा बुराई नहीं, ठीक है, लेकिन बुराई मानते हैं। किस सेंस में? अगर राज्य ज्यादा हस्तक्षेप करता है और व्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर देता है तो राज्य एक आवश्यक बुराई है, ठीक है।
इसीलिए तो उदारवादी कहते हैं कि राज्य की भूमिका सीमित होगी। और इस टर्म को आपको यहाँ पर याद रखना है, राज्य की जो सीमित भूमिका है, इसके लिए उदारवादियों ने एक टर्म का यूज किया है, लेसिस फेयर स्टेट। ठीक है, लेसिस फेयर स्टेट जो है इसका क्या मतलब है, राज्य की भूमिका सीमित होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ ने राज्य के इसी रूप को, कौन से रूप को, सीमित भूमिका वाले रूप को अदृश्य हाथ का नाम दिया है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य को अदृश्य हाथ किसने कहा है, तो एडम स्मिथ ने कहा है। ठीक है, मैंने आपको कहा था ना, आपका कंटेंट काफी रिच है, इस क्लास को करने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। बस आपके साथ शर्त एक है कि आप अपने नोट्स बना रहे हो और ध्यान से अच्छे से चीजों को समझ रहे हो। ठीक है, चलिए, तो हमने देख लिया उदारवादियों का आर्थिक आधार क्या है, पूंजीवाद है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अच्छा, चलिए, थर्ड है आपका उदारवादियों का धार्मिक आधार क्या है। ठीक है, अगर आप इस तरीके से देखें, सामाजिक आधार क्या है, तो उदारवादी पंथ निरपेक्षवादी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करते हैं। पंथ निरपेक्षता का क्या मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है। ठीक है, धर्म का हस्तक्षेप राज्य में नहीं होगा, राज्य इससे तटस्थ है। ठीक है, देखिए इसका क्या मतलब है पंथ निरपेक्षवादी विचारधारा का, इट मीन्स कि धार्मिक व आध्यात्मिक विश्व से ज्यादा भौतिक दुनिया का महत्व है। ठीक है, उदारवादियों ने कहा कि राज्य व आर्थिक संचालन में धर्म की कोई भूमिका नहीं होगी, बल्कि धर्म व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। ठीक है, पंथ निरपेक्षवादी चिंतन के ही परिणाम स्वरूप पंथ निरपेक्ष राज्य का निर्माण हुआ। आज हमारा राज्य कैसा है, पंथ निरपेक्षतावादी है ना, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और ना ही धर्म राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, तो हमें उदारवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप ही ये सब विचार मिले हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने देखा, देखिए उदारवादियों ने व्यक्ति को प्राथमिकता प्रदान की, ईश्वर को नहीं। ठीक है, और शासन के लिए मानव निर्मित संविधान का समर्थन किया, धार्मिक ग्रंथों का नहीं। ठीक है, उदारवादी विचारधारा में संविधान की सर्वोच्चता के विचार को अपनाकर चर्च की सर्वोच्चता के विचार को अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, जैसे कि मध्यकाल में आपको पता है ना, चर्च से रिलेटेड कौन था, पोप का नियंत्रण हुआ करता था। ठीक है, लेकिन उदारवादी विचारधारा ने संविधान की सर्वोच्चता को बल दिया, जबकि चर्च की सर्वोच्चता के विचार को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका, हम क्या देख रहे हैं, उदारवादी विचारधारा की मूल मान्यताएं क्या है। मैं आपको बार बार याद दिला रही हूं। ठीक है, क्योंकि काफी सारा कंटेंट मैं आपको दी हूं, तो हो सकता है आप भूल जाएं। ठीक है, इसीलिए चलिए, उदारवादी जो है वो व्यक्तिवादी विचारधारा की बात करते हैं। तो व्यक्तिवादी हैं उदारवादी, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया कि उदारवादी व्यक्ति को केंद्रीय महत्व देते हैं। ठीक है, इसलिए उदारवादियों के चिंतन का केंद्रीय बिंदु स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वतंत्रता क्यों, व्यक्ति की स्वतंत्रता उनके लिए केंद्रीय महत्व रखता है। उदारवादी व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अधिकार को अत्यधिक महत्व देते हैं। इनके अनुसार राज्य सरकार व्यक्तियों के द्वारा निर्मित है, इसलिए राज्य सरकार कैसी है, मशीन की भांति है। तो आपसे पूछा जाए राज्य सरकार को मशीन की भांति कौन मानते हैं, आपके शास्त्रीय क्लासिकल लिबरलिज्म, शास्त्रीय उदारवादी मानते हैं। ठीक है, जिसका मूल कार्य क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को संरक्षित रखना है। ठीक है, उदारवादियों के द्वारा राज्य को पुलिस स्टेट और नाइट वॉचमैन स्टेट भी कहा जाता है। तो इस नाम को भी आप याद रखेंगे, राज्य को पुलिस स्टेट और नाइट वॉचमैन स्टेट की संज्ञा कौन देता है, उदारवादी देते हैं। ठीक है, तो उदारवादियों की विचारधारा कैसी है, व्यक्तिवादी विचारधारा, इंडिविजुअलिज्म को ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, एक की टर्म है, इनको आपको याद रखना है। उदारवादी व्यक्तिवादी विचार में विश्वास करते हैं, जिनके अनुसार, देखिए यहां पर समझिए, उदारवादी व्यक्तिवादी विचार में विश्वास करते हैं जिनके अनुसार परिवार, समुदाय, धर्म सरकार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, तो ये क्या है, परिवार, समुदाय। ठीक है, मैं आपसे बोल रही थी ना कि समुदाय से ज्यादा उदारवादी किसको महत्व देते हैं, व्यक्ति को महत्व देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सब आपका समुदाय में आएगा। ठीक है, तभी तो इन सबसे ज्यादा उदारवादी किसको महत्व दे रहे हैं, व्यक्ति को महत्व दे रहे हैं। ठीक है, तो उदारवादी व्यक्तिवादी विचार में विश्वास करते हैं जिनके अनुसार परिवार, समुदाय, धर्म एवं सरकार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। ठीक है, जॉन लॉक ने कहा कि व्यक्ति को जन्मजात प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति प्रमुख है। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। प्राकृतिक अधिकारों की बात किसने की है, नेचुरल राइट्स को किसने दिया है, तो ये दिया है आपका जॉन लॉक ने। और इसमें भी स्पेसिफिक आपको याद रखना है कौन से नेचुरल राइट की बात की है जॉन लॉक ने, तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, ये 3 नेचुरल राइट्स की बात किसने की है, जॉन लॉक ने की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा उदारवाद की पृष्ठभूमि को हमने समझा, उदारवाद की मूल मान्यताएं हमने देखी, उदारवाद का जन्म कैसे हुआ, मध्यकाल का समाज क्या था, क्या कॉन्टेक्स्ट था जब उदारवादी विचारधारा का जन्म हुआ। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी देखते हैं उदारवाद के विकास के विभिन्न चरण। उदारवाद के जो विकास है वो किन चरणों में हुआ, या आप ये भी कह सकते हैं कि उदारवाद के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार का आपका उदारवाद है। सबसे पहले है आपका शास्त्रीय उदारवाद। शास्त्रीय उदारवाद को ही नकारात्मक उदारवाद कहते हैं। ठीक है, नकारात्मक उदारवाद, इंग्लिश में क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है, दूसरा फिर आता है आपका इसके बाद कल्याणकारी राज्य। इसी कल्याणकारी राज्य को कहते हैं सकारात्मक उदारवाद, वेलफेयर स्टेट, और इसी का ही नाम है, इसी को ही हम मॉडर्न लिबरलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न लिबरलिज्म भी आपका इसी को ही कहा जाता है, कल्याणकारी राज्य को। फिर होता है आपका नव उदारवाद का जन्म। ठीक है, 3rd नंबर पर आता है आपका नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब क्या हैं। तो सबसे पहले है आपका शास्त्रीय उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद। तो क्या विशेषताएं हैं नकारात्मक उदारवाद की? हम क्यों कह रहे हैं यहाँ पर उदारवाद को नकारात्मक? ठीक है, क्योंकि देखिए व्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्रीय महत्व दिया गया, ये बात तो हम जानते हैं। अभी तक जो भी हमने देखा ना, आप मान सकते हैं कि वो सारे विचार जो हैं वो शास्त्रीय उदारवाद के हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप एक कंसाइज वे में देख लीजिए। तो शास्त्रीय उदारवादी क्या करते हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्रीय महत्व प्रदान करते हैं, संविधानवाद को अत्यधिक महत्व देते हैं। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अनुवादी समाज की बात करते हैं, अनुवादी एटोमिस्टिक सोसाइटी की बात करते हैं। तो अनुवादी समाज का क्या मतलब है? देखिए, अनुवादी समाज का मतलब ये है क्योंकि उदारवादी जो हैं वो समाज से ज्यादा व्यक्ति को महत्व प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ आलोचकों का कहना है कि जो उदारवादी है उनका जो उदारवादी हैं, ठीक है, वो अनुवादी समाज की बात करते हैं। यहाँ पर व्यक्ति को जो है अनु की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जैसे अनु अकेले अकेले घूमते रहते हैं ना, ठीक है, तो वैसे ही व्यक्ति जो है उनको भी उन्होंने समाज से अलग माना। इसीलिए कुछ आलोचकों ने उदारवादियों को क्या कहा कि अनुवादी समाज है। ठीक है, अनुवादी समाज की बात करते हैं। देखिए, ये बात आपको पता ही है कि जो उदारवादी हैं व्यक्ति को केंद्रीय महत्व प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी नकारात्मक उदारवाद की विशेषताएं थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज आप यहाँ पर याद रखिए कि नकारात्मक उदारवाद इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर राज्य किसी भी व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता है। ठीक है, उसको वैसे ही छोड़ देता है। यहाँ पर राज्य का कार्य क्या है आपको पता है? यहाँ पर राज्य जो है शुरू में सिर्फ एक पुलिस स्टेट है, नाइट वॉचमैन स्टेट है। राज्य का काम क्या है? पुलिस व सेना बनाए रखना। ठीक है, उसके अलावा उसका कोई भी कल्याणकारी काम नहीं है। व्यक्ति मर रहा है, जी रहा है, गरीब है, क्या है, ठीक है, कुछ वो कोई परवाह नहीं करता उसकी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसको नकारात्मक उदारवाद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, देखिए उदारवादी विचारों का प्रतिपादन लोक व बेंथम जैसे विचारकों के द्वारा किया गया, जबकि इसका राजनीतिक व्यवस्था के रूप में प्रयोग इंग्लैंड और अमेरिका में किया गया। तो ये जो आपका शास्त्रीय उदारवाद था, इसका व्यवहारिक रूप में प्रयोग कहाँ किया गया उस टाइम पर? इंग्लैंड और अमेरिका में इसका व्यवहारिक रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो जिसके कारण कुछ समस्याएं भी जो हैं उदारवाद को देखनी पड़ी। इंग्लैंड और अमेरिका में कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई क्योंकि वहां पर शास्त्रीय उदारवाद को लागू किया गया था। ठीक है, तो क्या समस्याएं आती हैं शास्त्रीय उदारवाद के सामने, ये आप समझिए। देखिए, शास्त्रीय उदारवाद की आलोचना की जाती है क्योंकि कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसको लागू करने के बाद। तो क्या समस्याएं आती हैं? देखिए, इसमें व्यक्ति व समाज के संबंधों का वर्णन त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति को समाज से इसमें अलग माना जाता है। व्यक्ति को अणु के रूप में देखा गया जो समाज से पृथक है। इसलिए मैकफरसन ने लोक के विचारों को स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद यानी कि पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म कहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को याद रखना। अगर आपसे कहा जाए कि पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म टर्म का यूज किसने किया है? लोक के साथ साथ आप याद रखना मैकफरसन ने एक तो लोक के लिए और दूसरे होब्स के लिए, ठीक है, इस पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म टर्म का यूज किया है। तो इसका हिंदी मतलब होता है स्वत्व मूलक व्यक्तिवाद। बस आप इतना याद रखना कि किसके लिए यूज किया है और किसने किया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखिए, शास्त्रीय उदारवाद के सामने क्या चुनौतियां आती हैं जब इंग्लैंड और अमेरिका में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये मैं थोड़ा आपको बताती हूँ। देखिए, क्योंकि ये बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, ठीक है, तो जिसके कारण समाज में गरीब जो है वो गरीब होता चला जाता है, अमीर अमीर होता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति की निजी संपत्ति है और राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है, राज्य कोई कल्याणकारी कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, तो समाज में एक विषमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो आलोचक ऐसा कहते हैं कि जो शास्त्रीय उदारवादी विचारधारा है ये सिर्फ मध्यम
मध्यम वर्ग और संपत्तिशाली वर्गों की ही हितों की संरक्षक है। तो इस तरीके से शास्त्रीय उदारवाद को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखिए आप यहां पर देख भी सकते हैं उदारवादी विचारधारा को प्राप्त चुनौतियां, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई। तो इंग्लैंड में जिस उदारवादी व्यवस्था का प्रयोग किया गया था वहां अत्यधिक आर्थिक विषमता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। आलोचकों ने कहा कि उदारवादी विचारधारा केवल मध्यम वर्ग और संपत्तिशाली वर्गों की ही संरक्षक है। मार्क्स ने क्या कहा, मार्क्स ने कहा कि समाज की समस्या का मूल कारण ही पूंजीवाद है, ठीक है, जिसका विनाश किए बिना समाज में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र संभव ही नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था ना, इस चीज को तो आप याद रखना। मार्क्स किस चीज की बात करता है, हमेशा पूंजीवाद के विनाश की बात करता है, मार्क्सवादी जो भी होगा, ठीक है। उन्हें लगता है कि हर समस्या का कारण सिर्फ पूंजीवाद है। तो ये थी उदारवादी विचारधारा को प्राप्त चुनौतियां। तो फ्रेंड्स, जब उदारवादी विचारधारा को चुनौती मिलती है तो उदारवादी विचारधारा अपने आप में संशोधन करती है, ठीक है। उदारवादी विचारधारा फिर खुद में संशोधन करती है, कुछ बदलाव करती है, और इस संशोधन के ही परिणाम स्वरूप आपका कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट और सकारात्मक उदारवाद, पॉजिटिव लिबरलिज्म, ठीक है, मॉडर्न लिबरलिज्म का यहाँ पर जन्म होता है। तो क्या चेंज किए आखिर यहाँ पर उदारवादी विचारधारा ने अपने आप में, देखिए कल्याणकारी राज्य का जन्म हुआ। तो कल्याणकारी राज्य का यह विचार जे.एस. मिल ने प्रतिपादित किया था, ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। तो जे.एस. मिल की बुक है पॉलिटिकल इकोनॉमी। इन्होंने अपनी किताब पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा कि समाज में, देखिए क्यों कल्याणकारी राज्य का जन्म होता है, तो ये जे.एस. मिल यहाँ पर बता रहे हैं। तो इन्होंने अपनी किताब पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा कि समाज में सभी की परिस्थिति एक समान नहीं है, इसलिए मूलभूत सामाजिक आर्थिक सुविधाएं राज्य के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि पहले राज्य सिर्फ पुलिस स्टेट बना हुआ था ना, लेकिन अब नहीं, अब जो राज्य है वो लोगों की भलाई के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करेगा, ठीक है, कुछ काम करेगा। तो इसीलिए कहा जे.एस. मिल ने कि भाई समाज में सबकी परिस्थिति तो एक समान नहीं है, इसलिए राज्य के द्वारा मूलभूत सामाजिक आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। इसी कल्याणकारी राज्य को क्रेडल टू डेथ राज्य कहा गया है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। क्रेडल टू डेथ राज्य क्या होता है, ऐसा राज्य जो व्यक्ति की जन्म से मृत्यु तक रक्षा करता है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आपका वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, ठीक है। देखिए आप यहाँ पर समझ सकते हैं कल्याणकारी राज्य या सकारात्मक उदारवाद के बाद किसकी उत्पत्ति होती है, तो फिर जो तीसरे नंबर पर आपका उदारवाद आता है वो आता है नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म, ठीक है, नव उदारवाद की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर समझते हैं कि नव उदारवाद के उत्पन्न होने के कारण क्या थे, क्यों न्यू लिबरलिज्म की विचारधारा फिर से आती है, ठीक है। तो आप समझिए नव उदारवाद के उत्पन्न होने के कारण, ठीक है। तो सबसे पहली बात कल्याणकारी राज्य की विफलता, कल्याणकारी राज्य आपका विफल हो जाता है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि कुछ जो विचारक थे इस कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हुए ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य के नाम पर राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो गया है, ठीक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता ही खत्म हो जाएगी, तो आपको पता है उदारवादी तो व्यक्ति की स्वतंत्रता को केंद्रीय महत्व देते हैं, ठीक है। तो कल्याणकारी राज्य के नाम पर राज्य जो है वो व्यक्ति के जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप करेगा, जिससे व्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए कल्याणकारी राज्य की विफलता यहाँ पर बताई जाती है नव उदारवाद के उत्पन्न होने का कारण, ठीक है। देखिए कल्याणकारी राज्य के नाम पर स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया, ठीक है, इसका डर है। तो इसका जो कल्याणकारी राज्य है वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, तो आलोचकों को यह डर होता है कुछ विचारकों को कि कल्याणकारी राज्य जो है ये सर्वाधिकारवादी राज्य बन जाएगा बाद में, ठीक है, क्योंकि राज्य ही डिसाइड करेगा कि व्यक्ति के लिए क्या सही है क्या नहीं सही है। इसीलिए तो डर होता है नव उदारवादियों को कि जो कल्याणकारी राज्य है ये बाद में आगे चलकर फांसीवादी और सर्वाधिकारवादी राज्य का रूप धारण कर लेगा, इससे इसका उदय हो जाएगा, ठीक है। तो आपने समझा कि नव उदारवाद के उत्पन्न होने के कारण क्या थे। अब हम समझते हैं कि नव उदारवादी विचारधारा आखिर है क्या, ठीक है, और ये किस चीज की बात करती है। देखिए आपका तीसरे नंबर पर आता है, तृतीय चरण में आती है आपकी नव उदारवाद, न्यू लिबरलिज्म। तो न्यू लिबरलिज्म, नव उदारवादी किस चीज की बात करते हैं। नव उदारवादी के सबसे मेन थिंकर हैं आपके यहाँ पर ये आपके हायक, ठीक है। तो 1944 में हायक ने एक प्रसिद्ध किताब लिखते हुए, इनकी किताब का नाम काफी इंपॉर्टेंट है, द रोड टू सर्फडम, ठीक है, इसमें कहा कि कल्याणकारी राज्य दासता का मार्ग है, ठीक है। तो ये आलोचना कर रहे हैं वेलफेयर स्टेट की यहाँ पर हायक, नव उदारवादी हैं ये, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा अपनी बुक में द रोड टू सर्फडम में कि कल्याणकारी राज्य दासता का मार्ग है। तो
फ्रेंड्स बेसिकली नव उदारवादी किस चीज की बात करते हैं, अब आप इस चीज को समझिए। तो नव उदारवादी बात करते हैं रोलिंग बैक ऑफ स्टेट की, यानी कि रोलिंग बैक ऑफ स्टेट का मतलब है ये फिर से जो शुरू में था ना शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म, ये फिर से क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करते हैं कि हमें फिर से रोलिंग बैक ऑफ स्टेट की जरूरत है, हमें फिर से शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म के पास जाने की जरूरत है। ठीक है, तो जो भी ये बात बोलते थे ना आपके क्लासिकल लिबरलिस्ट, ठीक है, शास्त्रीय उदारवादी, तो वही चीज आपके नव उदारवादी बोलेंगे। ठीक है, देखिए तो जो नव उदारवादी हैं यह न्यूनतम राज्य की धारणा को आगे बढ़ाते हैं। शास्त्रीय उदारवादियों ने क्या कहा था, इसको सीमित राज्य है, शास्त्रीय उदारवादी सीमित राज्य की बात करते थे, तो नव उदारवादी भी बात करते हैं सीमित राज्य की, लेकिन यहाँ पर हायक ने इसको एक टर्मिनोलॉजी में व्यक्त किया है जिसको कहते हैं मिनिमल स्टेट। मिनिमल स्टेट का क्या नाम है, क्या मतलब है, सीमित राज्य। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो नव उदारवादी भी न्यूनतम राज्य की धारणा को आगे बढ़ाते हैं, जिसे लोक ने सीमित राज्य कहा था शास्त्रीय उदारवाद में, उसे हायक ने नव उदारवाद में मिनिमल स्टेट की संज्ञा दी। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि नव उदारवादी जो हैं वो कल्याणकारी राज्य की आलोचना करते हैं, आलोचना करके फिर से ये रोलिंग बैक ऑफ स्टेट का समर्थन करते हैं, फिर से शास्त्रीय उदारवाद, क्लासिकल लिबरलिज्म की तरफ जाने की बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि राज्य ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है व्यक्ति के जीवन में, तो उससे व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर खतरा उत्पन्न हो गया है और राज्य सर्वाधिकारवादी राज्य का रूप या फांसीवादी राज्य का रूप भी ले सकता है। ठीक है, आई होप कि फ्रेंड्स आपको एक क्लैरिटी मिल रही होगी आज उदारवादी विचारधारा को लेकर। ठीक है, देखिए तो नव उदारवादियों ने फिर से पुलिस स्टेट और नाइट वॉचमैन स्टेट की बात की। ठीक है, इन्होंने भी राज्य को फिर से पुलिस स्टेट और नाइट वॉचमैन स्टेट कहा। तो नव उदारवादियों के लिए केंद्र में स्वतंत्रता है। क्यों इन्होंने ऐसा कहा, क्योंकि नव उदारवादियों के लिए केंद्र में क्या है, स्वतंत्रता है। ठीक है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। नव उदारवादियों में नॉजिक ने, नॉजिक कौन है, नॉजिक आपके एक और थिंकर हैं, ठीक है, विचारक हैं, ये भी नव उदारवादी हैं। तो इनकी बुक का नाम है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, काफी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। तो नव उदारवादियों में नॉजिक ने अपनी किताब एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया में लिखते हुए कहा कि राज्य की भूमिका सीमित होनी चाहिए। ये फिर से सीमित राज्य की बात कर रहे हैं। राज्य की भूमिका एक तटस्थ एम्पायर की भांति है, यानी कि राज्य को तटस्थ होकर अपने काम का पालन करना चाहिए, ज्यादा व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आपकी नव उदारवादी विचारधारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आप यहाँ पर एक चीज समझिए, नव उदारवादी विचारधारा का जन्म जिस टाइम होता है ना, उससे पहले 1991 यानी कि 1991 में आपको पता है कि देखिए मैं एक चीज आपको यहाँ पर बताती हूँ, 1945 से 1945 से लेकर 1991 तक, ठीक है, जो पूरा विश्व था ना, पूरे विश्व में कोल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, शीत युद्ध चल रहा था। तो दुनिया दो गुटों में विभाजित थी। एक गुट कौन था, एक गुट था आपका अमेरिका का और दूसरा किसका था, यूएसएसआर, सोवियत संघ का था। ठीक है, अमेरिका कौन सी विचारधारा को फॉलो कर रहा था, बेसिकली शीत युद्ध का क्या मतलब होता है कि यह विचारधारा की लड़ाई थी। ठीक है, इसमें जो है वास्तविक संघर्ष, हथियारों के द्वारा संघर्ष नहीं हो रहा था, सिर्फ मतलब विचारों का युद्ध था। क्योंकि अमेरिका जो था फ्रेंड्स, वो बाजारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहता था, जबकि सोवियत संघ जो था, यूएसएसआर, वो आपकी समाजवादी विचारधारा को बढ़ावा देना चाहता था कोल्ड वॉर में। ठीक है, 1945 से 1991 की ये बात है। तो आपको पता है 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, जिसके कारण समाजवादी जो आपकी विचारधारा थी, ठीक है, उसका भी कहीं ना कहीं ह्रास हो चुका है। आपको पता है जो यूरोप था ना, ये यूरोप समझिए आप इसको, तो जो आपका पश्चिमी यूरोप था ना, पश्चिमी यूरोप तो थे अमेरिका के साथ में। ठीक है, पश्चिमी यूरोप अमेरिका के साथ में थे, और जो पूर्वी यूरोप की कंट्री थी, पूर्वी यूरोप की कंट्री आपकी सोवियत संघ के साथ थी। इट मीन्स कि पूर्वी यूरोप में समाजवादी राज्य विद्यमान थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, समाजवादी विचारधारा का ह्रास हो जाता है, पूर्वी यूरोप जो होता है आपका, यहाँ पर भी पूंजीवादी विचारधारा जो है, पूंजीवादी राज्यों का जन्म होने लग जाता है। ठीक है, देखिए तो फ्रेंड्स अब आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। देखिए 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नव उदारवादी विचारधारा सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण बन गई। ठीक है, हमने अभी बात की ना नव उदारवादी विचारधारा की, तो ये कब लोकप्रिय बनी, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में। ठीक है, तब से अब तक नव उदारवादी विचारधारा जो है काफी लोकप्रिय है। भूमंडलीकरण का विचार भी आपकी नव उदारवादी विचारधारा का ही देन है। ठीक है, भूमंडलीकरण को हम आपकी IR की क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए
तो जिसे फ्रांसिस फुकुयामा ने अपनी किताब द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 में ये आई थी, उदारवाद की विश्वव्यापी विजय के रूप में चित्रित किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उदारवादी विचारधारा जो है एक तरीके से जीत गई, ठीक है, दुनिया की नजर में। तो इसी को ही फ्रांसिस फुकुयामा ने क्या कहा अपनी किताब में, उदारवाद की विश्वव्यापी विजय के रूप में चित्रित किया इसको, ठीक है। देखिए जिसे फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास के अंत का भी नाम दिया, ठीक है। ये जो घटना घटी 1991 में सोवियत संघ के विघटन की, यूएसएसआर के विघटन की, ठीक है, तो इसी को ही फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास के अंत का भी नाम दिया। तथा इतिहास के अंत का अभिप्राय साम्यवाद का अंत है, क्योंकि समाजवादियों के द्वारा इतिहास का सही चित्रण नहीं किया गया, अभी तो इतिहास को वैचारिक रूप में देखा गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है फ्रांसिस फुकुयामा की, ये इस बुक का नाम याद रखना है, ठीक है। याद रखना है कि उदारवाद की विश्वव्यापी विजय के रूप में किसने चित्रण किया है, ये आपके फ्रांसिस फुकुयामा ने किया है, ठीक है। इतिहास के अंत की बात किसने की है, फ्रांसिस फुकुयामा ने की है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए वर्तमान में नव उदारवाद का यही रूप भूमंडलीकरण की नीतियों के रूप में भी देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स अभी जो है हमने क्या समझा, आपकी उदारवादी विचारधारा को बहुत ही अच्छे से हमने समझा। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट था आज आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब कुछ थिंकर्स हैं, मेन थिंकर्स हैं, जो कि मैंने बहुत ही क्रिस्प वे में लिखे हैं, कॉन्साइज वे में, जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। आप इनको याद रख लेना। देखिए हम सब पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन ये मैंने आपके लिए एडिशनल चीजें की हैं, ठीक है, कुछ आपके लिए जिससे अच्छा हो। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, क्लासिकल लिबरलिज्म यानी कि शास्त्रीय उदारवाद। तो शास्त्रीय उदारवाद क्लासिकल लिबरलिज्म से रिलेटेड कौन कौन से थिंकर हैं आप इनको याद रख सकते हैं। लोग जो हैं आपके शास्त्रीय उदारवाद से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्लासिकल लिबरलिज्म से रिलेटेड थिंकर हैं आपके लोक, होब्स, एडम स्मिथ, थॉमस पेन, ठीक है। ये सारे थिंकर आपके किससे रिलेटेड हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म से, ठीक है। देखिए इसके बाद जो आपका मॉडर्न लिबरलिज्म आता है, मॉडर्न लिबरलिज्म मैंने आपको बताया था ना कि ये आपका जो है कल्याणकारी राज्य है, जो सकारात्मक उदारवाद था उसको मॉडर्न लिबरलिज्म भी कहते हैं। तो इनसे रिलेटेड थिंकर हैं आपके जॉन रॉल्स, टी.एच. ग्रीन, लास्की, डॉर्किन, जे.एस. मिल और बेंथम, ठीक है। इनको आप याद कर लेना। फिर थर्ड नंबर पर आता है हमारा न्यू लिबरलिज्म यानी कि नव उदारवाद। तो न्यू लिबरलिज्म से रिलेटेड थिंकर हैं आपके रॉबर्ट नोजिक, ठीक है। नोजिक की बुक का नाम क्या था, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, याद रखना। फ्रेडरिक हेयक, हायक की बुक का नाम क्या था, द सर्फडम कुछ था ना, जो दास्ता का मार्ग था, ठीक है वो। तो इसके बाद है आपके मिल्टन फ्रीडमैन, ठीक है। तो ये तीन थिंकर नोजिक, हेयक और फ्रीडमैन, ये रिलेटेड हैं आपके नव उदारवादी विचारधारा से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी उदारवादी विचारधारा कंप्लीट हो जाती है बहुत ही अच्छे से। अब आपको कहीं से भी इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। बस मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी से कि आप अपने नोट्स जरूर बना लें, ठीक है। अपने पेन से नोट्स बनाए, अपने एक रजिस्टर जरूर बना लें पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो ऐसे ही करके हम सारी जो विचारधारा है, पॉलिटिकल थ्योरी है, इसको कंप्लीट करेंगे। डेली आपकी क्लास आएगी और सिर्फ एक क्लास में हम एक पूरी आइडियोलॉजी को खत्म करेंगे, ठीक है। हम ज़्यादा उसको बखेरेंगे नहीं। तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करके ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कितनी समझ में आई, ठीक है। अगर किसी चीज़ की आपको और ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज में ज़रूर बताना, जिससे कि हम उस चीज़ को और बेटर कर पाए, इंप्रूव कर पाए। और अगर आपको क्लास पसंद आई है आज की, अच्छी लगी है और समझ में आया है, ठीक है, चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली है, तो आप उस चीज़ को भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, जिससे हमें लगे कि हमारा प्रयास सफल रहा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।